Hi guys, good afternoon. Sorry, in fact, good evening हो गया अब तो. We'll wait for a couple of more minutes for others to join in. लास्ट सेशन में कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था? इसके पहले जो आपका मैथ्स या फिजिक्स का सेशन हुआ होगा. Okay, there were 10 participants. ठीक है. तो आज is someone new who has joined in, like not from the last session? क्योंकि जितने नाम मैं देख रहा हूँ उसमें I think all these names were there in the last session as well. रितेश एक नया नाम दिख रहा है. रितेश, आप लास्ट सेशन में थे? थर्सडे को जो हमारा क्लास हुआ था. आई थिंक रितेश को हमारी आवाज नहीं आएगी उसके. रितेश, लेट मी जस्ट टाइप इन फॉर हिम. राइट, ठीक है. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उसका मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ. एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. All right, so just give me 1 second. All right, so ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था. इसमें इफ यू रिमेम्बर मैंने मोस्ट ऑफ द क्लास वाज एन इंट्रोडक्शन ओनली. ठीक है, बहुत सारा ज्ञान का बरसात हुआ था आप लोगों के ऊपर. बट towards the end we did start with the chapter and I decided to start with these laws of chemical combination only. जिसमें मैंने पहला आपके साथ में डिस्कस किया था was a law of conservation of mass, and
इसके ऊपर भी मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए थे. देन वी डिड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन एज वेल एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, अब इनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं which are based on the concept of mass and उनका एग्जाम्पल लेते हुए मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझाए थे. एंड मैंने आपको ये भी बोला था दैट इफ वी टेक द केस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज these laws, their statements, they get contradicted. ठीक है, देन लास्टली एक ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बचा हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आप लोग एक बार रीड करके आना, तो हम लोग यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. सो हियर वी आर with our discussion for today, starting with law of reciprocal proportion. Now इसका स्टेटमेंट आप रीड करोगे, काफी सिंपल सा स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है. इट टेक्स सम टाइम टू रियली अब्सॉर्ब द स्टेटमेंट. तो मैं एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है when two elements combine separately with a fixed mass of third element. ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं. देयर इज कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. लेट्स से ये तीन एलिमेंट मैं ले रहा हूं. ठीक है, एंड दे आर सेपरेटली टू एलिमेंट्स आउट ऑफ देम. ठीक है, सो टू एलिमेंट्स आउट ऑफ देम से कार्बन एंड सल्फर. ठीक है, ये मेरे टू एलिमेंट्स है एंड they are combining with a fixed mass of the third element. So let's say मेरा थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है. ठीक है, एंड उसके फिक्स्ड मास के साथ में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे कंपाउंड्स चूज करूंगा. सो ये मेरे एलिमेंट्स हो गए. एंड लेट मी टॉक अबाउट नाउ कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स वुड बी से CO2 एंड SO2. ठीक है, इसमें कैसा हो रहा है, एज यू कैन सी that in CO2 carbon is to oxygen. ठीक है, this will be 12:32 by mass ratio, and in case of SO2 sulfur is to oxygen would be 32:32, right, again by mass. So यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, उसका क्या हो रहा है, फिक्स्ड मास हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी, लेट मी अंडरलाइन द फिक्स्ड मास हियर. ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्या रीड कर रहा है, देन द रेशियो ऑफ द मास in which they do so is either same or a simple whole number ratio, multiple ratio, when they combine with each other. ठीक है, तो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है, बट ध्यान से सुनना. when two elements combine separately with a fixed mass of the third element, तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट कार्बन और सल्फर लिए हैं एंड थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन लिया है जिसके फिक्स्ड मास के साथ में कार्बन और सल्फर कंबाइन कर रहे हैं. देन द रेशियो ऑफ देयर मास. ठीक है, रेशियो ऑफ देयर मास, तो ये रेशियो ऑफ देयर मास मतलब कार्बन इज टू सल्फर का रेशियो. यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कार्बन टू सल्फर का रेशियो अगर मैं यहाँ पे आपके लिखूंगा तो वो कितना रहेगा, 12:32, right? So now that 12:32, just a second, is 12
is to 32. is either the same or a simple whole number ratio, simple multiple in the whole number ratio when they combine with each other. ठीक है, they मतलब क्या हो गया, the two elements. ठीक है, ये they are the two elements. So the two elements, let's say they are combining to form carbon disulfide as a compound CS2. ठीक है, अब कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना हो जाएगा, 12:64 बाय मास. ठीक है, एंड यहां पर रेशियो कितना था, 12:32. So what the statement is saying that this ratio is either same. ठीक है, this is either same or some whole number multiple, or some whole number multiple. तो ये तो एकदम क्लियर हो गया. अब यहाँ पे हम लोग इनका रेशियो ले लेंगे. आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे अभी, इफ आई टेक दिस रेशियो, ठीक है, इफ आई टेक दिस 12:32, ठीक है, इट इज नॉट द सेम, डिवाइड बाय 12:64, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2:1. तो ये यहाँ पर इनफैक्ट होल नंबर मल्टीपल हो गया. ठीक है, तो ये एक बार वापस से आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार स्टेटमेंट रीड करो एंड एक्सप्लेनेशन को ऑब्जर्व करो. सर, हाँ सर, either same मतलब with respect to what? So either let's say if अगर कार्बन डाइसल्फाइड की जगह मान लो अगर कार्बन सल्फाइड, ठीक है, CS कंपाउंड बन रहा होता, तो फिर रेशियो सेम हो जाता ना, 12:32. Yes sir. ठीक है, तो या तो सेम रेशियो बन रहा होगा, ठीक है, या फिर उसी का एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल में रेशियो रहेगा. सर लेकिन ये केस में कार्बन इज टू सल्फर 12:32 है. हाँ, और दूसरा रेशियो 2:1 है. 12:64. दूसरा रेशियो जो है वो 12:64 है. अच्छा, ओके सर. ठीक है, तो ये दोनों आइदर या तो सेम होंगे या फिर one would be a whole number multiple of the other. Okay sir, got it. ठीक है, so as I said कि ये तो हो गया इनका स्टेटमेंट. हाँ, सो उत्सव का क्वेश्चन है कि इफ द रेशियोज आर नॉट द सेम देन व्हाट कैन बी डन. तो वही मैंने करा ना, इसको ये इन दोनों रेशियोज को आपस में डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पर एक सिंपल होल नंबर मिलेगा. If you take these ratio, if they are not the same, then you divide both the ratios and you will always find it to be a simple whole number. ठीक है, नाउ अब यहां पर ऑब्जर्व करना दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ये तीनों लॉज, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या 3 लॉज पढ़े थे. सबसे पहला तो खैर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, बट उसके बाद हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं हम लोग, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, 3 लॉज पढ़े. अब यहां पर नोट करना, देयर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिक. ठीक है, आई वुड वांट टू से ट्रिक
फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ट्रिक कैसा है आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। This trick is primarily used when questions ask you which of the laws is applicable. So they will give you some data. ठीक है, they will give data and ask which law or which law का statement is applicable. ठीक है, मैं अभी आपको कराऊंगा वो क्वेश्चंस। अब इस नेचर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप नोटिस करना किस तरीके से आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आप काउंटिंग करना कि जो डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा रहेगा इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, नाउ इफ इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स के बारे में बात करा जा रहा होगा, पर कंपाउंड एक ही होगा। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट था कि irrespective of the source a compound contains elements in the same ratio by mass। ठीक है, तो कंपाउंड एक रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट उनका जो रेशियो रहेगा बाय मास वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेट रहेगा। तो दैट वाज एलसीपी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने जो पढ़ा था उसके अंदर कैसा था, 2 एलिमेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, उसके स्टेटमेंट में था कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, देन उसके आगे ब्ला 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 बहुत सारा स्टेटमेंट था। एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जब आप देखोगे तो उसमें कैसा रहेगा, देयर विल बी 3 एलिमेंट्स एंड दे विल बी फॉर्मिंग 3 कंपाउंड्स। ठीक है, कई बार ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एलिमेंट 3 रहेंगे। एंड जो कंपाउंड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, टेकिंग 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम। ठीक है, आउट ऑफ द 3 दैट यू वुड हैव टेकन 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम लेकर 3 कंपाउंड्स का डिस्कशन हो रहा होगा। एंड इफ यू इवन डोंट रिमेंबर द स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंग्लिश है, लंबे लंबे स्टेटमेंट है, यू विल स्टिल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस शो करता हूं, आप लोग ट्राई करना। सो लेट मी टेक एग्जांपल। ओके, सो उत्सव का एक डाउट है कि इफ मास ऑफ ऑक्सीजन वाज नॉट सेम देन व्हाट कैन बी डू अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो उत्सव देखो, लॉ का स्टेटमेंट में आपको ये बोला जा रहा है कि फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करोगे तो फिर आगे वाला पार्ट एप्लीकेबल होगा। तो उसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो स्टार्टिंग कंस्ट्रेंट है वो तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ना। मतलब योर क्वेश्चन कैन बी समथिंग सिमिलर टू अ क्वेश्चन कि सर मान लो अगर कोई 5 एलिमेंट वाला कंपाउंड है तो फिर उसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्या करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि गुड डाउट, बट उस केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट बनाया ही 3 एलिमेंट के केस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसमें जो कंस्ट्रेंट है वो तो आपको फिट करना ही पड़ेगा, और उसके बाद अगले स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, अगले पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना
लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, बुकलेट में से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है। दीज आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड सिंपल 3 क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले आप लोग आंसर करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 1 को। सर बी। थोड़ा तेज बोलो। हाँ, करेक्ट। सो अनुगीतिका ने करेक्ट आंसर दिया है that none of these laws are going to be applicable if we come with my isotopes as part of discussion, ठीक है, राइट रवि। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। आइसोटोप आते ही ये स्टेटमेंट्स के ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन का कैसा रहेगा आंसर? सर डी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। डी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एकदम सही। सो इसमें मैंने क्या करा, अब यहाँ पे आप नोटिस करना, मैंने कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करी यहाँ पर, मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ कि H2S, H2O एंड SO2, ठीक है। तो कंपाउंड कितने हो गए? 3। एंड एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इफ आई लुक बैक इनटू माय टेबल, सो आई गेट द आंसर दैट 3 एलिमेंट और 3 कंपाउंड है, तो फिर कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। भले मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, उसकी इंग्लिश याद नहीं है, आई कैन स्टिल मैनेज थ्रू इट। व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन? ऑप्शन बी, सर बी। composition. सर बी। राइट, ऑप्शन बी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सब सिनोनिम्स है ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पर आप लोगों ने रीड करा होगा तो कैसा समझ में आया? दैट सैंपल ऑफ वाटर, तो कंपाउंड एक ही है एंड एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 है, तो वो किसको मैच करता है? यू लुक्ड एट द टेबल दैट कंपाउंड एक ही है, ठीक है, कंपाउंड एक ही है एंड एलिमेंट्स आर 2, तो इट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ये आई थिंक काफी सिंपल था एंड दिस ट्रिक इज समथिंग व्हिच इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एंटायर स्टेटमेंट्स एज सच, ठीक है। All right, so this was something that I had told you कि these are old ways of talking about analysis of chemical reactions which were based on the concept of mass, ठीक है। Now we use moles as a concept for analysis of reactions. तो अब हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट मोल कंसेप्ट, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सो आई एम गोइंग टू पुट द हेडिंग हियर that we are going to now talk about important terms and definitions. And in this, we are going to understand at least I think if I just counted at least 10 नए terms आपके सामने आएंगे. Some of them will be very similar sounding, confusing at times, but कैसे उनको differentiate करना है, how we can manage through them, वो काफी easy रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ. Let me take the most important terms to start with. So 2 terms are very important. इनको मैं सबसे पहले आप लोगों के स्टार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ. सो वन टर्म इज AMU,
ठीक है, AMU stands for atomic mass unit, ठीक है, and the other term is mole, ठीक है, and these two definitions have been designed, these two terms have been designed by IUPAC such that they link to one another, ठीक है, कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस बताऊंगा, बट इनका लिंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर डिजाइंड in such a manner that they are linked to each other. All right, now let me, okay, किसने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? Okay, Anugitika is asking what is IUPAC. So IUPAC is, yeah, International Union of Pure and Applied Chemistry. So it's an international body which keeps a uniform standard across the globe. जब भी कोई definitions define करनी होती हैं या कुछ नई discoveries होती हैं या कुछ standardizations introduce करने होते हैं, so this is something which is done by IUPAC. All right, so now अब यहाँ पर observe करना the definition of AMU. Let me start with AMU first. I'll split the page in two parts. Let me start with AMU. So AMU is unit of mass, ठीक है, just like gram, kilogram, quintal, ton, ठीक है, वैसे ही AMU is just a unit of mass. In fact, इसका वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ. 1 AMU is roughly 1.67 into 10 raised to the power of minus 24 grams. जैसे आप लोगों ने 1 kg पढ़ा होगा, 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम, राइट? या फिर आपने और भी ऐसे मास की यूनिट्स पढ़ी होंगी, तो वैसे ही एक मास की यूनिट है, which is something a very small unit because it will be helpful in doing the calculations of mass for very very small quantities. Now इसका definition भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको define कैसे करा गया. So इसका definition भी observe करना. 1 AMU is defined as 1/12 of mass of 1/12 of mass of one atom of carbon 12 isotope. ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. इसके पहले, ठीक है, जब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था तो कई जगह पर हाइड्रोजन एलिमेंट यूज होता था, कई जगह पर ऑक्सीजन एलिमेंट यूज होता था, ठीक है. देयर वर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स व्हिच पीपल वर यूजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट अभी this has been standardized that we will use carbon 12 isotope as a reference, ठीक है. Now based on using that as a standard, what we understand is the definition is 1/12 of mass of one carbon atom is defined as AMU, ठीक है. अब आपका सबसे पहला डाउट होगा कि ये भाई मेजर कैसे करा, लाइक हु इन द वर्ल्ड was able to isolate one individual carbon atom and was able to measure it. So, well, the answer is not that simple, that it was not something which was physically done by taking
one atom of carbon and measuring it. It was done, in fact, via a set of multiple experimental techniques, in which one of the famous one is mass spectrometer or mass spectrometry. Okay, it is a device which is used for measurements of charge upon mass ratio of very very small particles. ठीक है, उसमें electric field and magnetic field का use करा जाता है so as to deflect particles and do their measurements. So क्या होता है वो उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, बिकॉज एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि भाई कौन है जिसने ऐसे उठा के एक कार्बन एटम का मास मेजर करा हो, ठीक है, तो इट इज नॉट दैट फिजिकली मेजर किया हुआ है, बट इट हैज बीन डन बाय सर्टेन अदर टेक्निक्स. नाउ उत्सव का डाउट है दैट व्हाई कार्बन ओनली. सो वेल, मल्टीपल रीजंस आर देयर, ठीक है. वन ऑफ द रीजन इज दैट carbon 12 isotope is quite stable and it is quite abundant, and in order to ensure that uniformity is there across the globe, it was decided carbon 12 ही ले लेते हैं, ठीक है. Now ये आपका AMU का डेफिनेशन हो गया और AMU का वैल्यू भी आपको समझ में आया, ठीक है. अब मोल के बारे में समझना, ठीक है, मोल के बारे में, ठीक है. मोल इज यूनिट ऑफ काउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे डजन होता है, व्हेन आई से 1 डजन, what comes to your head? 12 comes to your head, ठीक है. When I say pair, तो आपके दिमाग में क्या आता है? 2, right? So these are all counting units. If I say I have 4 pair of socks, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि 8 सॉक्स के बारे में बात हो रही है. If I say that मेरे पास 2 डजन बनाना है, तो 24 बनाना आपको समझ में आ जाता है. तो these are counting units. तो similar to that, mole is also a counting unit, ठीक है. एंड इसका वैल्यू होता है, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to the power of 23. So it's a very large number, very very large number. And why is it something which is this large? Because when we take even very small amount of something, some substance, उसके अंदर number of atoms या molecules are actually very very large, ठीक है. तो अब उसको कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करने के लिए, दैट लार्जर क्वांटिटी को कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट वी डिड वाज वी डिफाइंड दिस काउंटिंग यूनिट कॉल्ड एज मोल. नाउ इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ दैट इसका डेफिनेशन कैसा होता है, ठीक है. सो इसका डेफिनेशन होता है दैट 1 मोल इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है. यहाँ पर एक्चुअली एटम्स की बात हो रही है. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से एटम्स इन एग्जैक्टली 12 grams of C12, ठीक है. तो इसमें भी C12 को ही रेफरेंस लिया, कार्बन को ही रेफरेंस लिया है. तो एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 आप लोगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज 1 मोल, ठीक है. एंड ये दोनों डेफिनेशन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है. कैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है. लेट मी ब्रिंग दैट लिंक बिटवीन द टू, ठीक है. यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, सिंपल सा. इन डेफिनेशन के हिसाब से कैसा बोला है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है. 12 grams of carbon has 6.02 into 10 की power 23 atoms, right?
So if I ask you that one atom का mass in grams कितना होगा, तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? So you will get the answer to your question mark, which is mass of one atom of carbon 12. You will get the answer as 12 into 1 upon 6.02 into 10 raised to the power of 23 grams. ठीक है? Now notice करना, what was AMU? ठीक है? 1 AMU was 1 by 12th into mass of one atom of C12. So if I multiply 1 by 12 with the value that we have obtained, what we get is 1 upon 6.02 into 10 की power 23 grams. And when you calculate this, this comes out to be 1.67 into 10 की power minus 24 grams. So ये क्या हुआ? If you will notice, मैंने start किया था mole की definition से, ठीक है? I started with the definition of mole and I ended up with the definition of AMU. So these two are actually linked to each other. ये समझ में आया? The relationship between the two. So future में अगर हम इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी डेफिनेशन को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि ये आपस में लिंक्ड रहे, ठीक है? अच्छा, नाउ अनुगीतिका also has an interesting question that who sat and counted the value of 1 mole, right? So again, as I said, nobody did. It was again using the same concept, same experimental technique called as mass spectrometry, that we were able to understand the mass of a single atom of a substance and then उसी से लिंक करते हुए फिर मोल का डेफिनेशन बताया, ठीक है? In fact, this is also called as Avogadro's constant, ठीक है? ये Na सिंबल इसको दे देते हैं, ठीक है? शॉर्ट में बार बार पूरा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नहीं लिखना है, उसके लिए उसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? N एंड सबस्क्रिप्ट में A, Na. This is called as Avogadro's constant, या you can say Avogadro's number. Now if I tell you, you know, you will be actually maybe not appreciated today, but maybe आज से 2 साल बाद जब आप लोग काफी सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे, so ये जो वैल्यू है Avogadro's नंबर की, this has been validated by many scientists using many independent techniques, and they are very fascinating to understand. मतलब it is like a very fundamental number, ठीक है? It is one of a number which has a very important physical meaning. It's not just a counting unit. यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको as counting unit पढ़ रहे हैं, ठीक है? But this value, this number has in fact much deeper meaning, and उसके different derivations है which have been given by scientists, ठीक है? अभी मैं उनके बारे में डिस्कशन कर ही नहीं सकता because whatever I say is something which you will not be able to understand. For example, if I say Einstein validated Avogadro's number using Brownian motion,
सो आपको आइंस्टीन जरूर समझ में आएगा, बट आप पूछोगे ब्राउनियन मोशन क्या होता है और ब्राउनियन मोशन का एनालिसिस कैसे करा. सो that is something what I'm talking about, that many scientists actually did many independent experiments to validate this number, and it's a very important quantity. अभी इस चैप्टर में हम लोग इसको सिर्फ एज अ काउंटिंग यूनिट यूज करेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग बैक, तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ में आ गए होंगे, AMU एंड मोल. ठीक है. नाउ लेट्स से इफ अ क्वेश्चन कम्स टू यू. ठीक है, मैं एक बार एक क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको. something like this one. Let me cut paste it in the booklet itself, in the notes itself. वहीं पे डाल देता हूँ मैं इसको. मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? हाँ हाँ, और लोग भी आंसर दो. लेट मी जस्ट सी हाउ इट इज चेंजिंग, हाउ इट इज कमिंग अप. You are able to read the question, right? मतलब the screen is not blocking. All right. Okay, so I've got multiple answers from multiple students. Now, correct answer is option C. It will remain unchanged. ठीक है. यहां पर ऑब्जर्व करना, मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करा जा रहा है. मास is a fundamental property. ठीक है. AMU, mole, etc. are definitions. ठीक है. आप AMU का डेफिनेशन चेंज कर रहे हो. ठीक है. यहां पर क्या बोला जा रहा है, दैट हम लोग 1/12 की जगह 1/6 यूज कर लेंगे. ठीक है. सो यहां पर कैसा है, इफ AMU definition changes, then definition of mole changes automatically. ठीक है. Why would it do so? Because it would want to adjust a fundamental property. This fundamental property, mass of substance, ये change नहीं करेगा. This doesn't change. समझ में आया?
That is why I was speaking about that important link, that this mass remains unchanged. वापस से मैं समझाता हूं, एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, दैट if we consider 1/6 in place of 1/12 as mass of carbon atom, ठीक है, तो ये क्या हो गया, this is something which talks about changing the definition of AMU, but पूछा क्या है, the mass of 1 mole of substance, ठीक है, तो mass of substance it's a fundamental property, वो change नहीं होगा। मोल का definition adjust हो जाएगा। The mass, that is a fundamental property, that is not going to change. If you earlier had 1 mole of substance and with the new definitions you again had the same substance, so its fundamental property, that is mass, that is not going to change, ठीक है, so इसका, that is why the answer is going to be C option only, ठीक है। And the reason why I took this question and took some time to explain you the link is also important because in my experience what has happened is that अभी off late कैसा हो गया है, that you have numerous sources जहाँ पे आपके doubts solve होते हैं, ठीक है। There is this website called as Doubtnut and और भी बहुत सारे ऐसे forums हैं, ठीक है। कोरा पर भी बच्चे एक दूसरे से आंसर्स पूछते हैं आपस में और सॉल्व करते हैं, बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट समटाइम्स इन फोरम्स पर भी करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है। तो जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली गॉट दिस क्वेश्चन एट सम फोरम एंड दे शोड इट टू मी, सर इसका आंसर कुछ ये दिया हुआ है एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ठीक है, पूरा सोल्यूशन समझा के कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, बट द फैक्ट वाज दैट as a student sometimes you are not able to understand the intricacies, some of the finer details. So the learning that came out to me was that okay, with everything happening online now, there is a blast of content available freely, access to all, but you have to be very cautious in terms of what sources you are choosing your data from, ठीक है। कल को ऐसा नहीं हो दैट आप लोग कोरा पर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन कर रहे हो। कोरा कैसा है, उस पर आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता है, किसी का कोई क्रेडेंशियल नहीं है, ठीक है। whenever we discuss such things we actually sorry we actually ensure that the source is important, ठीक है। तो यहां पर इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेफिनेशंस थे, एएमयू एंड मोल, ठीक है। नाउ लेट मी वर्क विद सम मोर डेफिनेशंस। these are something which you will come across more and more as we start doing more discussions. So let me bring in 3 very similar sounding terms in front of you. Atomic mass, ठीक है, this is a definition, ठीक है। जैसे यहाँ पर let me also yellow highlight them, AMU and mole, these were the important definitions। तो यहाँ पर atomic mass unit नहीं है, ठीक है, I'm just saying atomic mass, ठीक है। atomic mass क्या हो जाएगा, इसका definition होगा
mass of one atom of an element. ठीक है. Then there is a term called as relative atomic mass. ठीक है, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं RAM, RAM. So ये relative atomic mass क्या है? It is the ratio of मैं इसको थोड़ा सा इनफैक्ट इस तरीके से लिख लेता हूँ, थोड़ा डेफिनेशन वाइज दिखेगा ये. रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 into mass of one atom of carbon 12. ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ unitless quantity. It is a relative term. The word relative makes it that it is with respect to. ठीक है, तो उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये मास अपॉन मास रहेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द RAM ऑफ नाइट्रोजन, तो आप बोलोगे RAM ऑफ नाइट्रोजन इज जस्ट द नंबर 14, क्योंकि उसके एक एटम का मास होगा 14 AMU, और हम लोग बेसिकली उसको AMU से डिवाइड कर रहे हैं. तो 14 AMU अपॉन AMU, AMU gets cancelled, 14 AMU upon 1 AMU, so it turns out to be just 14. राइट, समझ में आया? अच्छा, एक चीज और था जो मैं एक और चीज बता देता हूँ. ये जो जैसे मैंने 1 मोल का सिंबल दिया ना, 1 मोल का सिंबल को Na बोलते हैं, वैसे ही दिस 1 AMU is also called as 1U. ठीक है, U stands for unified mass. ठीक है, ये भी एक नया सिंबल है. हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ उत्सव, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, बट मैं पहले एक बार बस उनका डेफिनेशन लिख लेता हूँ. मेरे को तीनों डेफिनेशन एक बार लिखने दो. फिर एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास और GAM. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको. इसका डेफिनेशन होता है मास ऑफ वन मोल एलिमेंट इन ग्राम्स. ठीक है, और यू कैन से atomic mass of element expressed in the units of grams. ठीक है, अब ये देखो, ये तीनों जो टर्म है ये काफी सिमिलर से साउंड करते हैं, बट इन तीनों टर्म को हम लोग बहुत इजीली, बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर देता हूं. मान लो नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट है, तो उसके लिए आपको ये तीनों चीजें रिपोर्ट करनी है. तो आप कैसे करोगे? अगर मैं आपसे उसका एटॉमिक मास पूछूंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 AMU. मैं आपसे पूछूंगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप आंसर दोगे 14. अगर मैं आपसे उसका आंसर पूछूंगा ग्राम एटॉमिक मास कितना है, तो आप आंसर दोगे 14 ग्राम. दैट्स इट.
अगर मैं आपसे पूछूंगा हीलियम के बारे में तो आप बोलोगे हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU। अगर मैं आपसे पूछूंगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है तो आप बोलोगे 4। मैं पूछूंगा ग्राम एटॉमिक मास कितना है तो आप बोलोगे 4 ग्राम्स। दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार के लिए देखने में यू माइट सी दैट थोड़ी अलग अलग सी डेफिनेशंस है इनकी, एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, ग्राम एटॉमिक मास की। ठीक है, ये 3 टर्म डिफाइन करे गए हैं जिनकी तीनों की एक रेस्पेक्टिव डेफिनेशन डिफाइन करी गई है एंड दे माइट साउंड क्वाइट सिमिलर। ठीक है, बट दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा सल्फर एज एन एलिमेंट तो आप बोलोगे एटॉमिक मास कितना है 32 AMU। मैं पूछूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है तो आप क्या करोगे 32 AMU अपॉन AMU, सो इट इज जस्ट 32। ठीक है, एंड यही चीज अगर मैं पूछूंगा कि एटॉमिक मास को ग्राम्स की यूनिट में एक्सप्रेस कर दूं तो वो GM बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, तो आप बोल दोगे 32 ग्राम। समझ में आया ये? अच्छा, अब इसमें कोई डाउट है? इज इट क्लियर नाउ? Sir, हाँ, sir, can you explain the relative atomic mass? relative atomic mass is just mass of one atom of the element, जैसे नाइट्रोजन का 14 AMU था, अपॉन ये चीज क्या होती है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये AMU ही है ना, 1 AMU की डेफिनेशन ही यही है, तो ये AMU AMU कैंसिल आउट हो गया। Okay, sir. ठीक है, हाँ कंपाउंड के लिए मैं बात करूंगा। अभी अभी मैंने ये जो टर्म्स डिफाइन करी है ना उत्सव, ये सब एलिमेंट के लिए है। ठीक है, अभी जब मैं कंपाउंड के बारे में बात करूंगा तो मैं मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये 3 टर्म्स डिफाइन करूंगा। ठीक है, बट अभी पहले एक बार एलिमेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेना। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट वुड बी दैट इन केमिस्ट्री, ठीक है, मास एंड वेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अभी इंटरचेंजेबली की स्पेलिंग क्या होगी यार? इंटरचेंजेबली, आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट स्पेलिंग और नॉट। कोई है हमारे बीच इंग्लिश का धुरंधर? आई एम श्योर यार आप में से कोई ना कोई तो होगा, इंग्लिश आप लोगों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है। माइन इज प्रीटी वीक। आई होप आई हैव written the correct spelling, but the yeah gist is that in chemistry हम लोग मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फिजिक्स में आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फिजिक्स में मास एंड वेट आर अंडरस्टूड एज 2 डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, अपन यहाँ पे मैं कभी एटॉमिक मास बोलूंगा कभी एटॉमिक वेट बोलूंगा तो इट ऑल मीन्स द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन देम। ठीक है, ऑल राइट। नाउ एज एन इम्पॉर्टेंट होमवर्क, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्टार मार्क करके, होमवर्क तो नहीं बोलूंगा एक्चुअली, ये आपको फ्यूचर के लिए भी याद रखना है। ठीक है, मेमोराइज द नेम, symbol, atomic number and atomic mass of first
20 elements at least. ठीक है, फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, राइट। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, तो उसमें जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनके नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने ये जूनियर क्लासेस में करा हुआ है, एंड आई विल अज्यूम इट टू बी एन इम्प्लिसिट नॉलेज कि आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन molecules as well. So there are some terms associated with molecules as well, and many times हम लोग जब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तब उनमें मैं कई बार मॉलिक्यूल्स के नाम बोल दूंगा विद एन एक्सपेक्टेशन कि आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आता है। ठीक है, सी देयर इज नो लिस्ट दैट आई विल आस्क यू कि यू नो आज के आज आप जाओ और ये 50 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आप रट्टा लगाना शुरू कर दो। ठीक है, एलिमेंट्स के लिए तो फिर भी मैंने आपको बोला है, बट सम कॉमन वंस तो आपको खैर समझ में आते ही हैं। जैसे मैं बोलूँगा अमोनिया या मीथेन या वाटर, तो ये मॉलिक्यूल्स किन एलिमेंट से बने होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको आता ही होगा। अब थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स हम लोग अब धीरे धीरे सीखते जाएंगे, नए नए नाम आपके सामने आते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे उनको पिक करते जाना। ठीक है, देयर विल बी नो फॉर्मल लिस्ट दैट आई विल बी शोइंग टू यू कि आप बैठ के रट्टा मारो। ठीक है, ये ऑन द गो लर्निंग रहेगी, राइट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट सोडियम कार्बोनेट, तो आई होप आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैन समबडी से? Na2CO3. Na2CO3. Good. So this is something that we understand that it is made up of sodium, carbon and oxygen elements, and they are present in this ratio. ठीक है, by number. Okay. Aluminium sulfate. Al2. Al2SO4. Al2SO4 Thrice. whole thrice. Thrice. Right? ये समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, राइट। ये जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, राइट। तो इसमें कैसा होता है, कैल्शियम 2+ होता है एंड फॉस्फेट इज PO4 3- आयन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और इसका वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, राइट। सो इट कम्स आउट टू बी Ca3PO4 होल ट्वाइस, राइट। इस तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोग किस तरीके से वैलेंसी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट सानिध्य। सो ऐसे कुछ कुछ कंपाउंड्स आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, एंड धीरे धीरे हमें वो नॉलेज पिक करनी है। अच्छा, नाउ सिमिलर टू दी अबव डेफिनेशंस जो मैंने यहाँ पे कराई थी, एटॉमिक मास,
रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं उन पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिमिलर टू above definitions, we have terms like molecular mass, ठीक है, we have terms like relative molecular mass, we have terms like, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में RMM में बोल देता हूँ, ग्राम molecular mass, GMM। सो ये सब टर्म्स भी सेम ही लाइंस पे डिफाइन होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मुझे लेट्स से कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, शॉर्ट में कई बार ऐसे MW, ये भी करना आना चाहिए। तो ये क्या रहता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसमें दो एटम्स एल्यूमिनियम के हैं और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, इसमें 3 एटम सल्फर के हैं, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, एंड 12 एटम्स ऑक्सीजन के हैं एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम था, ये सल्फर था और ये ऑक्सीजन था, और उनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनको आप ऐड कर दोगे तो आपको इसका एटॉमिक मास पता पड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, जहां से आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 342, ठीक है। सो दिस विल बी द एटॉमिक मास ऑफ, और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। चलो एक एग्जांपल अब आप खुद से करो, H2C2O4 डॉट 2H2, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, so I've got couple of answers। हाँ सानिध्य, सही है आपका आंसर। हाँ, अनुगीति का केमिस्ट्री में भी हम वही कह रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही चीज है। All right, 126 is the correct answer। So अब आप लोगों ने मल्टीपल तरीके हैं जिससे काउंट कर रखा होगा, ठीक है, सबसे सेम ही आंसर आएगा। सो लेट्स से अगर आप यहाँ पे बोलोगे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, राइट, एंड देन
देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर को मैंने कंबाइन करके लिख दिया ऐसे, तो चलेगा, आई डोंट माइंड. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज H2O. ठीक है, आपको चाहिए था तो आप उसको भी ब्रेक कर सकते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स में एंड कैलकुलेट करते, तब भी आंसर आपका सेम ही आता, 126 AMU. ठीक है, और 126 ग्राम पर मोल. ठीक है, 34 AMU और 342 ग्राम पर मोल. ठीक है, AMU को कई बार हम ऐसे ग्राम पर मोल भी लिख देते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑल निकालना आपको काफी अच्छे से आता है. दैट इज नॉट रियली अ बिगर प्रॉब्लम. All right. Now there are some more definitions also that you come across. So यहाँ पर देखना, there is this definition called as or term called as G atom. G atom or gram atom. ठीक है. You might come across something like G molecule or gram molecule. ठीक है. You might come across something like G ion or gram ion. ठीक है. All these terms they signify 1 mole of substance. ठीक है. So this gram atom signifies 1 mole of atom. So if I say I am giving you 1 gram atom carbon, that means I am giving you 1 mole of carbon. ठीक है. वैसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, और 1 G मॉलिक्यूल मींस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एंड सिमिलरली इट विल बी 1 मोल ऑफ आयन. ठीक है. सो दिस इज समथिंग जो कई बार क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाता है. ठीक है, आपसे ऐसे सी दिस इज नॉट अ बोर्ड का एग्जामिनेशन जैसे आपसे पूछने बैठेंगे कि इसको डिफाइन करो, इसका पूरा लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखो, ऐसा नहीं होगा. बट क्या होगा कि ये टर्म किसी क्वेश्चन में कहीं बीच में आ जाएगा, तो अब ऐसा तो हम अटक नहीं सकते ना कि अगर टर्म आ गया हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अटक गए. तो ये टर्म्स को बैक ऑफ द माइंड में रखना जरूरी होता है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अ बिग डील. मतलब इट इज वेरी वेरी इजी. वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल फाइंड इट कि ओके, मतलब 2-4 क्वेश्चंस कर एक टर्म के ऊपर तो वो टर्म दिमाग में बैठ जाता है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ ये टर्म्स मेरे हो गए हैं. ठीक है, इतने ही टर्म्स थे जो मुझे ध्यान रखने थे. सो इफ आई डू द काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हो गए टोटल. ठीक है, जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है. some of them are important, some of them are not that important, but still come or become part of questions. Okay, now let's come to the very important topic which is called as mass mole relationship. Okay, let me write down the heading. Mass mole relationship. This is again very important. Iron, okay, so iron is a, Rudra ka doubt hai, what is an iron? Iron is a substance, or a species which has formed because of loss or gain of electrons by a neutral species. जैसे मान लो आपके पास में हाँ, मैं वही एग्जांपल देके समझाता हूँ. जैसे आयन का मतलब कैसा हो गया, फॉर एग्जांपल यू हैड सोडियम, ठीक है, एंड सोडियम लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड और व्हाट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आयन. इसको हम लोग कैटायन भी बोलते हैं.
ठीक है, मान लो क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया एंड उससे Cl माइनस बन गया, तो ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन आयन एंड दिस विल बी अ नेगेटिव आयन, दिस विल बी कॉल्ड एज अनायन। ठीक है, समटाइम्स मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल कम अक्रॉस जैसे SO4 2 माइनस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। ठीक है, या फिर NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये सल्फेट आयन कहाँ से बना होगा, ये H2SO4 कंपाउंड था, अब इसने क्या करा, ये 2 H प्लस लूज कर दिए और उनसे जो हाइड्रोजन थे बेसिकली उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लिए और एटम्स को दूर भेज दिया। ठीक है, मतलब ये जैसे H2SO4 है तो ये बेसिकली ऐसे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन बन गया। ठीक है, जब हम उसको पानी में डाल देते हैं तो ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो ये आयंस के फॉर्म में बन गया। तो इस तरीके से व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स आयंस। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज अनायंस। ठीक है, ये भी अगेन ऐसा नॉलेज है जो कि आप लोगों को अगेन जूनियर क्लासेस में काफी बार बताया पढ़ाया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास मोल रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट इट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जनरली जैसे मैंने आपको AMU और मोल का लिंक बताया, ठीक है, वो जनरली आपको बुक्स में मिलता नहीं है। ठीक है, आप बुकलेट रीड कर लो या फिर आप कॉमन टेक्स्ट बुक्स भी रीड कर लो, आपको इतना इजीली वो लिंक नहीं समझ में आता है। आपको लगता है कि वो दो अलग अलग डेफिनेशंस है, बट इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लिंक। उसी तरीके से मैं यहाँ पर मास मोल रिलेशनशिप आपको लिख के देने वाला हूँ, तो जब आप बुक्स वगैरह में रीड करोगे तो आपको एक ही डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यूज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब ये जो टाइप ऑफ सब्सटेंस है ये एक्चुअली दो टाइप में ब्रेक हो सकता है। तो पहला टाइप रहेगा आपका, ध्यान से ऑब्जर्व करना, द फर्स्ट टाइप would be where the substance exists in form of collection of atoms only. ठीक है, substance exists in form of collection of atoms only. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से डायमंड, तो डायमंड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, मतलब कार्बन के एटम्स होते हैं। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कार्बन के एटम्स ओनली। या फिर मैंने बोल दिया आपको हीलियम गैस, तो उसके अंदर सिर्फ हीलियम के एटम्स होंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया आयरन मेटल, ठीक है, आयरन का मेटल का प्योर मेटल का एक रॉड रखा हुआ है, तो उसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एटम्स है। या फिर हो सकता है दैट substance exists in form of collection of molecules. ठीक है, molecules के फॉर्म में भी सब्सटेंस रह सकता है। तो उस केस में कैसा रहेगा, जैसे एग्जांपल हो गया आपका वाटर, तो वाटर कैसा रहेगा, H2O मॉलिक्यूल्स का बना रहेगा। ठीक है, अमोनिया गैस, तो इसमें इट विल बी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, राइट। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल अगर मैं बोलूंगा C2H5OH, तो इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ओनली। सो अब यहां पर नोटिस करना, दोनों केस में स्लाइट वेरिएशन इन द मास मोल रिलेशनशिप कैसा है, यहां पर नोटिस करना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा।
moles of atoms of substance will be equal to mass of substance, ठीक है, in grams, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हम लोग डील कर रहे हैं उसका मास इन ग्राम्स लेना है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से नोटिस करना, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस से आप डिवाइड कर देना। तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस। एंड यहीं पर अगर राइट हैंड साइड में मैं ऑब्जर्व करूं, इफ समथिंग एग्जिस्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन हाउ यू शुड राइट इज दैट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस वुड बी इक्वल टू mass of substance in grams divided by molecular mass, ठीक है, molecular mass या molecular weight जो भी है चलेगा, in gram per mole, ठीक है। So these are two important aspects which should be used very carefully। यहाँ पर नोटिस करना मोल्स ऑफ एटम्स रहेगा एंड डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास से डिवाइड करना रहेगा। यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट वेरिएशंस व्हिच यू शुड बी एबल टू इजीली हैंडल, ठीक है। अब मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दीज formulas or relationships that we are going to use. So let's say if I ask you a question, determine the moles of carbon atom present in 1 gram diamond, तो आपका आंसर क्या रहेगा? What will be your answer? सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि ये सब्सटेंस किस टाइप का है, कलेक्शन ऑफ एटम्स और कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यू विल से इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। सो एज अ रिजल्ट अब आपको आंसर करना रहेगा इन अ वेरी सिंपल मैनर, that moles is equal to mass, ठीक है, in grams upon atomic mass of the element। तो यहाँ पे कार्बन का atomic mass 12 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12, ठीक है। pretty simple, straightforward। let me ask you another question, ठीक है। the question is determine the number of H2O molecules in 1 gram, या चलो 2 ग्राम कर देते हैं, 2 ग्राम वाटर। तो आपका क्या आंसर रहेगा? रुद्र का भी गलत है, उत्सव का भी आंसर गलत है। क्योंकि आप लोगों ने कर दी है केयरलेस मिस्टेक। हाँ, सानिध्य ने करेक्ट आंसर दिया है। मैंने आपसे मोल्स नहीं पूछा ना, मैंने आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। सो आपने फॉर्मूला लगाया बट फॉर्मूला से आंसर नहीं आया ना, आपको मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विल बी मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो यू डिड 2 divided by 18, that is 1/9, but that is not the question।
I asked you number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो अब आपका आंसर कितना रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 1/9 इंटू Na, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो 1/9 मोल में 1/9 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, लेट मी इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी अ बिट मोर. Determine the number of moles of hydrogen atom. ठीक है, और इनफैक्ट चलो ऑक्सीजन कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन atom present in 22 grams of CO2. तो आप कैसे करोगे अब? Not the correct answer, Rudra. नहीं रावी. All right, so now let me show you कि क्या क्या गड़बड़ आंसर हो सकता है. ठीक है, I'll just take a couple of more minutes, although we have reached quite close towards the end of the time for the class, but I'll take a couple of more minutes to get this done with. यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. Sometimes you might say, let me apply the formula. ठीक है, moles is equal to mass upon atomic mass. ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो मास 22 दिया हुआ है एंड ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 अप्लाई कर देते हैं. ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, या फिर सम ऑफ यू माइट से कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, क्योंकि CO2 है यहाँ पर. सो 22/44 एंड हाफ लिख देते हैं. ये भी गड़बड़ हो गया. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. See, the thing is that do not apply formula blindly. Do not apply the formula blindly. ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करो. आपको इंफॉर्मेशन दिया है CO2 के बारे में और पूछा है ऑक्सीजन के बारे में. ठीक है, तो इट इज नॉट जस्ट a simple case of application of formula. This is in fact a case of application of formula plus logic. दोनों लगेगा यहाँ पर. कैसे? आप ऑब्जर्व करना.
फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होना चाहिए? ठीक है, फॉर्मूला इसमें यूज होना चाहिए ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, CO2 exists as collection of molecules. So what we will do is we'll apply the formula on CO2. तो क्या दिखेगा? moles of CO2 will be equal to mass of CO2 upon molecular weight of CO2. तो ये 22 upon 44, that is half. ये मेरे moles of CO2 आ गए। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर लॉजिक। लॉजिक कैसा है कि CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, CO2 के अंदर एक मॉलिक्यूल, अगर मैं CO2 का ले रहा हूं तो उसके अंदर एक एटम, सॉरी 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दिख रहा है, राइट? तो अगर मैं 1 डजन CO2 लूं मॉलिक्यूल्स, तो ये 2 डजन एटम्स देगा। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नोटिस करना 1 मोल CO2 लूंगा तो उसमें 2 मोल एटम होंगे ऑक्सीजन के, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोगों को मिला दैट हाफ मोल ही है CO2 के। तो मेरा ऑक्सीजन कितना होगा? तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा दैट ऑक्सीजन, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, comes out to be 1. That is my answer, that there is 1 mole of oxygen atom present in this 22 grams of CO2. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूं, आप लोग वापस ध्यान से समझ लो कि क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एंड अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला प्लस लॉजिक इज व्हाट इज द की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में आपको सानिध्य बाद में पढ़ाऊंगा, अभी लेट्स नॉट इंट्रोड्यूस मोल टर्म्स, हमें अभी देखना पड़ेगा, पहले मोल समझेंगे फिर बाद में मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। पर आपको ये समझ में आया? एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर? ऑल राइट, ग्रेट। सो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं पिक करूंगा। ठीक है, अभी के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू, मैं एक असाइनमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, ये एक असाइनमेंट है जो कि मैंने बनाया हुआ था। इट इज जस्ट समथिंग जिसमें खूब सारे फैंसी वर्ड्स हैं, बट इट इज ऑल बेस्ड ऑन सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, 10 क्वेश्चंस ही है, आपको पढ़ने में, कॉम्प्रिहेंड करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू शुड बी एबल टू गेट द असाइनमेंट क्वाइट कन्वीनियंटली। ठीक है, एंड जो मैंने आज पढ़ाया है उसके ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सो डोंट वरी, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए रिमेन्स, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर देता हूँ, दैट होमवर्क वुड बी the assignment one which I'll be sharing with you on the WhatsApp group only. ठीक है, अच्छा, रुद्र का कुछ डाउट है, if we have the entire compound 0.5 mole then how can element be 1 mole? So understand रुद्र, 0.5 mole molecule थे, ठीक है, the compound was 0.5 moles of molecule. अब within one molecule there can be many atoms, no? So that is what happened here. समझ में आया रुद्र? अच्छा, यहाँ पर देखो H2O है, H2O कैसा है? 1 मॉलिक्यूल, इसके अंदर एटम्स कितने हैं? देयर आर 3 एटम्स, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, राइट?
तो एक मॉलिक्यूल में काफी सारे नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर मेरे पास 0.5 मोल CO2 था, ठीक है, इफ आई हैड CO2, इसका 1 मोल है, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। ये 1 मोल मॉलिक्यूल था, ये 1 मोल एटम एंड ये 2 मोल एटम हो गए। ठीक है, चाहिए तो ये मोल वर्ड काट दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन था और 2 ऑक्सीजन थे। अभी समझ में आया? No, sir. My doubt is hello. So can हाँ you hear me? हाँ बोलो। Sir, my doubt is for both you are asking for moles only. I am given mass is 22. How can it be greater for oxygen than for CO2 itself? हाँ तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, चाहिए तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज 1 CO2 मॉलिक्यूल, this is another CO2 molecule, this is another CO2 molecule, ठीक है, एंड इस तरीके से मान लो ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। इफ आई आस्क यू टू काउंट हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन कैसा था, अभी आपके सामने क्वेश्चन था दैट यहाँ पर 22 ग्राम CO2 है, 22 ग्राम CO2 मतलब 22/44 मोल्स CO2 है ना। तो यहाँ पर CO2 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 ऐसे बहुत सारा CO2 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है ये, 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है CO2 के। तो अब हर मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो ना 2 कार्बन एटम्स हैं, तो मैं इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, व्हाई कांट आई। समझ में आया? यू हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 मोल मॉलिक्यूल एंड 1 मोल एटम। अगर मेरे पास मान लो 1 डजन CO2 मॉलिक्यूल होते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 1 डजन कार्बन एटम है एंड 1 डजन ऑक्सीजन एटम है, सॉरी 2 डजन ऑक्सीजन एटम है। Yes, sir. Now I understood. Thank you. ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आज का क्लास यहीं पे ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, नाउ विल मीट नेक्स्ट वीक। सर आप ग्रुप में असाइनमेंट के साथ 25th और आज का ये सेशन का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ हाँ भेज दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तुमने आज ही ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैं 25th को था, वो बस 25th का एक बार अच्छे से अगर रिकैप हो जाएगा तो इसलिए मैं बोल रहा था आप ये क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भेज दो। 25th का भेजा था मैंने। नहीं सर, नहीं आया था ग्रुप में। नहीं भेजा है तुमने, या तो अभी रिसेंटली ज्वाइन करा होगा ग्रुप, नहीं बट मैंने भेजा सर, था। मैं पहले से हूँ सर, 25th का रिकॉर्डिंग नहीं आया सर। बाकी लोगों को मिला था कि नहीं मिला था? आई होप वी आर ऑन द सेम ग्रुप। हाँ आया था, देखना एक बार, ठीक है आर्यन? हाँ सर आया, ठीक है, मिल हाँ गया सॉरी सर। आदित्य, हाँ सर मिल गया मुझे, ओके ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, चलो, बाय थैंक सर। यू गाइस, लेट्स क्लोज द सेशन।